कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉर्ज और उसका दोस्त कुछ मोटी स्टील के पाइप लेकर खुले समुद्र में पहुंचते हैं। उनका सपना था अपना एक देश बनाना और खुद उसका राष्ट्रपति बनना। ये कोई मजाक नहीं, ये एक सच्ची कहानी है। जॉर्ज एक लंबी पाइप पर चढ़ता है, ऊपर का ढक्कन खोलता है और उसमें समुद्र का पानी भरने देता है। धीरे धीरे पाइप भारी होकर नीचे बैठ जाती है और समुद्र के तल में खड़ी हो जाती है। पहली पाइप सही से लग जाती है, यही उनकी नींव बनती है। इसके बाद वे लोग लगातार काम करते रहते हैं, एक एक करके कई पाइप लगाते हैं। काम आसान नहीं था, लहरें तेज थीं, मौसम भी बदलता रहता था, लेकिन वे रुके नहीं। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने समुद्र के बीच एक प्लेटफॉर्म बना लिया। सच में एक छोटा सा देश तैयार हो गया। इसका साइज लगभग 400 वर्ग मीटर था, यानी एक छोटे घर जितना। छोटा होने के बाद भी वहाँ सब कुछ था। वहाँ एक रेस्टोरेंट था, एक बार था, एक गिफ्ट शॉप थी और एक छोटा पोस्ट ऑफिस भी था। सबसे खास बात ये थी कि वहाँ लोग अपनी मर्जी से रह सकते थे, कोई सख्त नियम नहीं थे, इसलिए वो जगह अलग महसूस होती थी। इस देश का नाम रखा गया रोज आइलैंड रिपब्लिक। ये इटली के पास समुंदर में बना था और 9 मजबूत खंभों पर टिका हुआ था। इसे बनाने वाला एक इंजीनियर था, जॉर्ज। वही इस देश का राष्ट्रपति भी बना। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। जॉर्ज ने एक अजीब सी कार बनाई थी। उसने ये कार खुद अपने हाथों से बनाई थी, अपने इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। उसका डिजाइन अलग था। एक दिन जॉर्ज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एनी के साथ उसी कार में घूम रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने कार देखी तो हैरान हो गई। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। उन्होंने जॉर्ज से लाइसेंस मांगा। जॉर्ज ने कहा, ये कार मैंने खुद बनाई है, इसके लिए लाइसेंस क्यों चाहिए? पुलिस ने कहा, मतलब तुम बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस भी नहीं है और तुमने शराब भी पी रखी है। इसके बाद पुलिस जॉर्ज और एनी को थाने ले गई और उन्हें लॉकअप में डाल दिया। इसका सबसे बुरा असर एनी पर पड़ा। उसका नाम रिकॉर्ड में आ गया और उसका एग्जाम देने का मौका भी खत्म हो गया। लेकिन जॉर्ज को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो इसे सीरियस नहीं ले रहा था। एनी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे पहले भी इसी वजह से ब्रेकअप किया था। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहते हो, लेकिन ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। ये बात जॉर्ज को अंदर तक लग गई। वो पहले भी एक हवाई जहाज बना चुका था, लेकिन बिना परमिशन उड़ाने की वजह से उसे रोक दिया गया था। अब उसकी बनाई कार भी सड़क पर नहीं चल सकती थी। जॉर्ज सोचने लगा, इस दुनिया में इतने नियम क्यों हैं? हर चीज पर रोक क्यों है? फिर उसने सोचा, अगर ये दुनिया मेरी नहीं है तो मैं अपनी खुद की दुनिया बनाऊंगा। कई महीनों तक वो यही सोचता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि शुरुआत कैसे करे। फिर उसने एक रेस टीम में काम करना शुरू कर दिया। उसका काम था ड्राइवरों को साइन दिखाना। एक दिन उसने एक बड़ा बोर्ड देखा, उस पर समुद्र के बीच बना एक प्लेटफॉर्म दिखाया गया था। उसी समय उसके दिमाग में आइडिया आया, समुद्र के बीच अपना देश बनाने का, और यहीं से उसकी नई दुनिया बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन जॉर्ज साइन बोर्ड नहीं दिखा रहा था। ड्राइवर को सिर तिरछा करके खुद ही देखना पड़ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया, हटो यहाँ से, हटो। अगले दिन जॉर्ज अपने दोस्त एलन के पास गया, जो उसी फील्ड का इंजीनियर था। उसने उसे अपना देश बनाने वाला आइडिया बताया। जॉर्ज को पैसे की जरूरत थी और एलन एक अमीर घर से था, इसलिए जॉर्ज चाहता था कि वो इसमें पैसा लगाए। एलन को ये आइडिया काफी पसंद आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। देश बनाने के लिए जमीन चाहिए और आज के समय में लगभग सारी जमीन पहले से ही अलग अलग देशों के पास है। फिर नई जगह कहाँ मिलेगी? जॉर्ज ने कहा, देश जरूरी नहीं कि जमीन पर ही बने, हम इसे समुद्र के ऊपर भी बना सकते हैं। दोनों ने इस पर अच्छे से सोच विचार किया और समझा कि खुले समुद्र में बनाना सबसे सही रहेगा, क्योंकि वहाँ किसी देश का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक दिक्कत थी, दोनों अच्छे इंजीनियर थे पर समुद्र में प्लेटफॉर्म बनाना उनका काम नहीं था। इसलिए उन्होंने पहले ये तय किया कि वे जाकर देखेंगे कि बड़े बड़े समुद्री प्लेटफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। कुछ समय तक उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म का काम ध्यान से देखा। तब उन्हें पता चला कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने के लिए करीब 30 ठोस स्टील पाइप की जरूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ी समस्या थी, इन पाइप को 12 किलोमीटर दूर समुद्र में कैसे ले जाएं? किसी बड़ी शिप से ले जाना बहुत महंगा था और उनके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन जॉर्ज ने हार नहीं मानी। उसने 2 दिन तक सोचने के बाद एक तरीका निकाल लिया। उसने घर में बाथटब में एक छोटा सा प्रयोग करके एलन को दिखाया। जॉर्ज ने समझाया कि अगर हम ठोस पाइप की जगह खोखली पाइप बनाएं तो वो पानी में तैर सकती हैं। इससे उन्हें ले जाना आसान हो जाएगा और शिप का खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। फिर जब उन्हें जगह पर पहुंचा देंगे तो पाइप का ढक्कन खोल देंगे, अंदर पानी भर जाएगा और पाइप खुद ही नीचे बैठ जाएगी। काम वही होगा जो ठोस पाइप करती है। एलन को ये आइडिया बहुत पसंद आया। अब दोनों ने सच में अपना काम शुरू कर दिया। एलन ने अपने घर से पैसे का इंतजाम किया और जरूरी सामान खरीद लिया। दोनों खोखली पाइप लेकर इटली से करीब 12 किलोमीटर दूर खुले समुद्र में पहुंचे। ये जगह किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं थी। अब सबसे मुश्किल काम सामने था। किसी एक को पाइप पर बैठकर उसका ढक्कन खोलना था ताकि उसमें पानी भर सके और फिर तुरंत वहां से हटना था। जॉर्ज तैरने में अच्छा नहीं था, इसलिए ये काम एलन को करना पड़ा। वो अपने वजन का फायदा लेकर पाइप पर बैठ गया और ढक्कन खोल दिया। दोनों ने काम को बांट लिया था। जॉर्ज दिमाग लगा रहा था और एलन मेहनत कर रहा था। मजेदार बात ये थी कि एलन अपने ही पैसे लगा रहा था और काम भी खुद ही कर रहा था। फिर भी वो खुश था। पहली पाइप सही से लग गई, इससे उनका
उनका हौसला और बढ़ गया। कई महीनों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने सच में समुंदर के बीच एक प्लेटफॉर्म बना लिया जो करीब 400 वर्ग मीटर का था। अब उनके पास अपनी जमीन तो थी, लेकिन वहाँ रहने के लिए जरूरी चीजें अभी भी कम थीं। सबसे बड़ी समस्या थी पीने के पानी की। जॉर्ज और एलन ने बैठकर बात की और तय किया कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक मशीन लगानी होगी जिससे समुंदर के नीचे से मीठा पानी निकाला जा सके। कुछ समय की मेहनत के बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ड्रिल मशीन लगा दी। अब वे समुंदर के नीचे से पानी निकाल सकते थे। अपने ही इलाके में अपने ही पानी पर जीना उन्हें यही असली आजादी लग रही थी। अब उन्हें लगने लगा कि उनका देश सच में बनने के करीब है। जॉर्ज बहुत खुश था। उसने फैसला किया कि वो आज की रात यहीं बिताएगा, अपने इस नए देश में पहली रात। लेकिन समुंदर का मौसम कभी भी बदल सकता है, खासकर रात में। कुछ देर पहले तक हल्की हवा चल रही थी, माहौल शांत था, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते तूफान आ गया। तेज लहरें प्लेटफॉर्म से टकराने लगी। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म मजबूत था। चाहे लहरें कितनी भी जोर से टकराईं, वो हिला तक नहीं। इसी बीच जॉर्ज की नजर दूर समुंदर में एक छोटी नाव पर पड़ी। वो नाव तूफान में इधर उधर डोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें बैठा आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जॉर्ज ने तुरंत अपने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया कि वो यहाँ आ सकता है, यहाँ सुरक्षित है। वो आदमी कई महीनों से समुंदर में भटक रहा था, उसका रास्ता खो गया था। किस्मत से वो एक वेल्डिंग का काम करने वाला था। जब वो प्लेटफॉर्म पर आया तो उसने जॉर्ज और एलन की मदद करनी शुरू कर दी। उसकी मदद से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही लोहे का एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया और उसके ऊपर एक छोटा घर बना लिया ताकि हवा और बारिश से बचा जा सके। वो आदमी इस छोटे से देश का पहला रहने वाला बन गया। कुछ समय बाद वहाँ एक और आदमी आया। उसका नाम सोफिया था। वो पहले पब्लिक रिलेशन का काम करता था, लेकिन किसी वजह से उसकी नागरिकता छिन गई थी। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। शुरू में उसे ये जगह बहुत अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग समुंदर के बीच क्या कर रहे हैं। उसे सब कुछ थोड़ा पागलपन जैसा लगा। जॉर्ज और एलन ने उसे समझाया, हम दोनों इंजीनियर हैं, हम अपना खुद का एक देश बना रहे हैं, हम यहाँ अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, बिना किसी रोक टोक के। सोफिया को पहले तो ये बात समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसे उनकी सोच समझ में आने लगी। फिर उसने सोचा कि अगर इस जगह को एक असली देश बनाना है तो इसे लोगों तक पहुंचाना होगा। उसने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसने इस जगह का नाम रखा रोज आइलैंड। उसने एक बोर्ड लगवाया ताकि दूर से आने वाले लोगों को रास्ता पता चल सके। उसने यहाँ आने के लिए नाव का रास्ता भी तय किया। धीरे धीरे इस अजीब से आइलैंड के बारे में लोगों को पता चलने लगा। पहले कुछ लोग ही आए, फिर और लोग आने लगे। देखते ही देखते ये खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग यहाँ घूमने, देखने और छुट्टी मनाने आने लगे। पहले सिर्फ एक नाव चलती थी, फिर कई नावें चलने लगी। पूरे यूरोप में इस जगह की चर्चा होने लगी। हर कोई इस अनोखे देश को देखना चाहता था। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जॉर्ज ने यहाँ बार और रेस्टोरेंट भी खोल दी। अब समुंदर के बीच लोग गाने, खाने और मस्ती करने लगे। रोज आइलैंड अचानक बहुत मशहूर हो गया। इसकी एक वजह उस समय का माहौल भी था। उस दौर में कई जगह लोग आजादी चाहते थे, बराबरी चाहते थे और सख्त नियमों से दूर रहना चाहते थे, और रोज आइलैंड उन्हें वहीं दे रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ वे अपनी मर्जी से जी सकें। इसी वजह से लोग इस छोटे से आइलैंड में बहुत दिलचस्पी लेने लगे। यहाँ आने वाले टूरिस्ट खुद को बहुत हल्का और आजाद महसूस करते थे। कोई टेंशन नहीं, कोई सख्त नियम नहीं। जल्दी ही तीसरी नागरिक भी यहाँ आ गई। उसका नाम एनी था। वह यहाँ बार में काम करने लगी, लोगों को ड्रिंक देने का काम संभालने लगी। अब यहाँ टूरिस्ट लगातार आने लगे। भीड़ बढ़ती गई और जॉर्ज और एलन ने जल्दी ही अपने सारे खर्चे निकाल लिए। सबसे खास बात ये थी कि यहाँ कोई टैक्स नहीं था। अब जो भी पैसा आता वो सीधा उनका मुनाफा था। कुछ समय बाद अखबारों में एक खबर छपी। रोज आइलैंड रिपब्लिक ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया है। उनका एक ही नियम था, आजादी। ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए। हर कोई उस 400 वर्ग मीटर के छोटे से देश को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसी दौरान जॉर्ज की एक्स गर्लफ्रेंड एनी भी वहाँ आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसने एक खबर दी, वो शादी करने वाली है। ये सुनकर जॉर्ज अंदर से हिल गया। उसने ये पूरा देश बनाने की शुरुआत ही कहीं न कहीं एनी के लिए की थी। उसने सोचा था कि जब वो कुछ बड़ा कर लेगा तो एनी वापस आ जाएगी। जॉर्ज ने कहा, अब तो मैं एक देश का राष्ट्रपति हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एनी ने शांत होकर जवाब दिया, सच देखो जॉर्ज, ये असली देश नहीं है। तुमने खुद ही इसे देश घोषित कर दिया। इससे कुछ नहीं बदलता। बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ एक छुट्टी मनाने की जगह है। ये बात जॉर्ज को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे समझ आता है कि अगर सच में इसे देश बनाना है तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बाकी दुनिया को भी मानना पड़ेगा। तब जॉर्ज और एलन फैसला करते हैं कि उन्हें एक सही सरकार बनानी होगी। उसी रात वे सब मिलकर अपने अपने काम बांट लेते हैं। जॉर्ज बनता है राष्ट्रपति, एलन को बनाया जाता है आंतरिक मामलों का मंत्री, सोफिया को दिया जाता है विदेश मामलों का काम और एनी को बनाया जाता है वित्त मंत्री। अब उनके पास एक पूरी सरकार थी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी इस नई देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आवेदन भेजा, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने ये आवेदन देखा तो वे हैरान रह गए। सिर्फ कुछ लोगों का देश, ये उन्हें मजाक जैसा लगा। उन्होंने तुरंत इटली की सरकार को इसकी जानकारी दी। इटली की सरकार भी चौंक गई। अचानक उनके पास एक नया पड़ोसी देश आ गया था। इससे वहाँ के अधिकारी परेशान हो गए। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने 2 एजेंट्स
को रोज आइलैंड भेजा। लेकिन वहाँ जो हुआ वो और भी अजीब था। दोनों एजेंट्स वहाँ के माहौल में ही घुल गए। वे भी बाकी लोगों की तरह मजे करने लगे। वहाँ की आजादी और खुला माहौल उन्हें इतना पसंद आया कि वे अपना काम ही भूल गए। कहा जाता है कि उनमें से एक तो वहीं रुकने का फैसला कर लिया। उसे वहाँ की जिंदगी इतनी अच्छी लगने लगी थी। जब ये बात इटली की सरकार को पता चली तो वे और ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत टीवी पर भाषण दिया और साफ कह दिया कि वे रोज आइलैंड को कभी भी एक देश के रूप में नहीं मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की। टीवी और खबरों में ये दिखाया जाने लगा कि वहाँ गलत काम होते हैं, जैसे नशा, जुआ और खराब माहौल। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए। अब तो पूरी दुनिया में रोज आइलैंड की चर्चा होने लगी। ये उनके लिए फ्री का प्रचार बन गया। अब तो हाल ये था कि ढेर सारे लोग वहाँ की नागरिकता लेने के लिए आवेदन भेजने लगे। हर कोई उस आजाद जगह का हिस्सा बनना चाहता था। इससे रोज आइलैंड को और मजबूती मिली। अब इटली की सरकार सच में परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब सीधे जॉर्ज से बात करनी होगी। इटली सरकार के लोग जॉर्ज के पास पहुंचे। उन्होंने उसे एक ऑफर दिया। अगर वो अपना देश बनाने का आइडिया छोड़ दे तो उसे इतनी दौलत दी जाएगी कि वो जिंदगी भर आराम से रह सके। लेकिन जॉर्ज ने बिना सोचे मना कर दिया। उसके लिए ये सब पैसे का खेल नहीं था। वो ये सब सिर्फ एक चीज के लिए कर रहा था, आजादी। जब समझाने से बात नहीं बनी तो सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने जॉर्ज के पिता को उसकी नौकरी से निकलवा दिया। एक ही दिन में उसकी सालों की मेहनत खत्म हो गई। फिर उन्होंने रोज आइलैंड के बाकी 3 लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया। उन्हें फायदे का लालच दिया गया और वे इस खेल से बाहर होने के लिए तैयार हो गए। इन सब बातों से जॉर्ज का हौसला टूटने लगा। उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसके पिता ने उसका साथ दिया। वही पिता जो पहले उसके फैसलों के खिलाफ थे, अब उसे हार न मानने को कह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने भी अपनी जवानी में बड़े सपने देखे थे, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने सब छीन लिया। मैं बस काम करता रहा, कभी खुद के लिए नहीं जिया, और आज एक ही दिन में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे सिस्टम में रहकर क्या फायदा। पिता की ये बात जॉर्ज के दिल को छू गई। उसे फिर से हिम्मत मिली। अब जॉर्ज ने एक बड़ा कदम उठाया। वो यूरोप की एक कमेटी के पास गया जो देशों के बीच झगड़े सुलझाती थी। उसने वहाँ अपनी बात रखी। काफी चर्चा के बाद उन्होंने माना कि जॉर्ज ने जो किया है वो नियमों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। लेकिन इटली सरकार अब और गुस्से में आ गई। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि रोज आइलैंड के पास जाकर दबाव बनाया जाए। पहले चेतावनी दी गई, फिर गोलों को और पास गिराने का आदेश दिया गया। वहाँ मौजूद लोग डर गए, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। कुछ देर के लिए सब शांत हुआ, लेकिन हालात बदलने वाले थे। आखिर में सेना ने सीधा हमला करने का फैसला किया। वे नहीं चाहते थे कि वहाँ मौजूद लोगों को नुकसान पहुँचे, इसलिए उन्होंने उन्हें जबरदस्ती वहाँ से हटाया। लेकिन सच ये था कि इतनी ताकत के सामने जॉर्ज का सपना टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में रोज आइलैंड पर हमला हुआ और गोलों की आवाज के बीच वो छोटा सा देश समुद्र में डूब गया। जॉर्ज का सपना, उसकी बनाई हुई दुनिया, सब खत्म हो गया। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रोज आइलैंड नाम की ये जगह 1967 में बनी थी और 1968 में खत्म हो गई। 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई। सरकार का कहना था कि ये जगह गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, जैसे टैक्स से बचना, जुआ खेलना या जासूसी करना। लेकिन असली वजह कुछ और थी। उन्हें डर था कि ये छोटा सा देश उनके अधिकार को चुनौती दे रहा है, और शायद यही सच भी था। ये कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या कोई इंसान सच में अपनी मर्जी की दुनिया बना सकता है? जॉर्ज ने कोशिश की, पूरी ताकत से की। उसका सपना टूट गया, लेकिन उसकी सोच खत्म नहीं हुई। क्योंकि ऐसे सपने भले ही पूरे न हो, लेकिन लोगों के दिमाग में हमेशा जिंदा रहते हैं।